हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बीपीएससी टीआरई का पेपर। तो पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बता दूं कि भाई है बात ऐसी है कि बीपीएससी टीआरई 3 का नोटिफिकेशन आ चुका है और 7 से 17 मार्च के बीच में इसके पेपर होंगे। तो वैसे तो ये बात आप लोगों को पहले से भी पता थी। और तो बीपीएससी का जो लोग एस्टेट अभी जिनका क्लियर नहीं है या जिन्होंने अभी सीटेट दिया है वो इसमें नहीं बैठ सकते हैं। तो वो लोग बैठेंगे टीआरई 4 में जो होगा अगस्त में। तो अगस्त की भी तैयारी जो कर रहे हैं वो भी अपनी तैयारी अच्छे से करें, उनके लिए भी एक बहुत बढ़िया मौका है। टीआरई 4 होगा अगस्त में और उससे पहले आप लोग का एस्टेट होगा। और जो लोग इसमें टीआरई 3 में बैठ रहे हैं तो ऑब्वियसली टीआरई 3 के लिए अगर आप लोगों ने कहीं कोर्स वगैरह खरीद रखा है तो कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस करिए आप मेरे चैनल से। मैं आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चंस जो है वो करवा रही हूँ। पहले जो मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ वो बीपीएससी के जो पेपर्स हैं वो उनमें से क्वेश्चंस मैंने छाटे हैं। जैसे आज जो मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ ये इसके 11th-12th का जो पेपर हुआ था, यानी कि पीजीटी का जो पेपर हुआ था बीपीएससी का टीआरई 2 का, वो क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताऊं कि हमारा DSSB का चल रहा हमारा कोर्स जो है DSSB का अभी आप देखिएगा तो, क्योंकि लेवल देखिएगा क्वेश्चंस का। DSSB का हमारा कोर्स जो है वो चल रहा है और लिटरेचर का इसमें 3 बैचेस हैं हमारे। एक लिटरेचर सिर्फ लिटरेचर का है और एक लिटरेचर ग्रामर दोनों का है और एक जो है वो वीडियो बैच है। तीनों ही बैचेस में आप लोगों को जो नोट्स हैं वो आपके घर पर पहुंचाए जाते हैं। अरे नोट्स भी तो दिखाने थे मुझे। और नोट्स जो हैं वो आपके पूरी जो बुक्स हैं वो बुक फॉर्म में है और पूरा नोट्स जो है अभी मुझे दिखाने थे मैं कि आपको नोट्स भी दिखाती। अभी फ़िलहाल मेरे पास वो इस समय वाली पेन ड्राइव नहीं है, नहीं तो मैं वो भी आपको नेक्स्ट उसमें दिखाऊंगी। और सारे नोट्स वगैरह आपके घर पर पहुंचते हैं। इसके साथ ही हमारा जो है वो बीपीएससी का बैच भी है, लेकिन वो बैच जो है आप लोग को लगता है कि भाई अभी हमें टीआरई 4 के लिए लेना है तो टीआरई 4 के हिसाब का है, वो हमारा टीआरई 3 के लिए नहीं है। क्योंकि इतनी जल्दी मैं ये कहूँ कि मैं कोर्स कंप्लीट करा दूंगी, ये करवा दूंगी, ये इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। और लाइव के नाम पर वीडियो बेच दो वो गलत बात होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द मॉन्स्टर ग्रेंडल। ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि ये बीपीएससी का जो टीआरई 2 का पेपर पीजीटी का हुआ था ये उसका पेपर के क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखिए, द मॉन्स्टर ग्रेंडल अपीयर्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। यही लेवल के क्वेश्चंस बीपीएससी में हैं, यही DSSB में आते हैं। जो मैं इस समय पढ़ा भी रही हूँ वो भी यही लेवल पढ़ा रही हूँ, जो मेरे यहाँ बीपीएससी के स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं। तो देखिए, द मॉन्स्टर ग्रेंडल अपीयर्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, ब्यूवुल्फ, हिस्टोरिया रीगम ब्रिटने, रोमन डीला ब्रूट या नन ऑफ दीज। मॉन्स्टर ग्रेंडल जो है वो आपके ब्यूवुल्फ में है। ये एक सब एंग्लो सेक्सन एपिक है जिसका जो राइटर है उसका नाम पता नहीं है। दैट इज एन एंग्लो सेक्सन एपिक, एलिट्रेटिव वर्स फॉर्म में लिखा हुआ है। इट इज रिटन इन एंग्लो सेक्सन it is written in alliterative verse form. The Owl and the Nightingale had been written primarily for which one of the following classes of the audience? Questions का options देखिए, English nuns, women recluse who had chosen the solitary life, English queens, more than one of the above, none of these. पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि ये जो इसके बारे में बताऊं आपको, द आउल एंड द नाइटिंगेल के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। ये जो पोयम है ये 12th या 13th सेंचुरी की पोयम है, द आउल एंड द नाइटिंगेल। दूसरी पॉइंट इसका ये है, ये एक फॉर्म हुआ करती थी उस समय डिबेट पोइट्री। ये डिबेट पोइट्री है, दो आउल और नाइटिंगेल, दो फीमेल बर्ड्स के बीच में ये डिबेट जो है वो हो रही है। इसके बाद ये लिखी गई है, ये ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स में लिखी गई है। इट इज रिटन इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स। ऑक्टोसिलेबिक कपलेट का मतलब होता है 8 सिलेबल का कपलेट, ठीक है जी। उसके बाद इसमें जो थीम है इसकी वो ये है कि
यहाँ पर ये दिखाया गया है, इसमें एंटागनिज्म दिखाया गया है बिटवीन प्लेजर एंड एसेटिसिज्म, बिटवीन गेटी एंड ग्रेविटी। तो यहाँ पर ये द आउल एंड द नाइटिंगेल, ये 12वीं या 13वीं सेंचुरी में लिखी हुई है, डिबेट्स पोइट्री है, और ये ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखी गई है। तो भैया फिर ये किसके लिए लिखी गई है? इंग्लिश नन्स के लिए, तो अगर आप ये मान सकते हैं कि एसेटिसिज्म है। विमेन रिक्लूजेस हु हैड चोजन द सॉलिटरी लाइफ, या इंग्लिश क्वींस के लिए प्लेजर वाली लाइफ है। तो ये मोर देन वन ऑफ द अबव है, ये किसी एक के लिए नहीं है, इसमें ऑप्शन मोर देन वन ऑफ द अबव है, यानी कि इंग्लिश नन्स के लिए भी हो सकता है, इंग्लिश क्वींस के लिए भी हो सकता है। तो इसका आंसर है मोर देन वन ऑफ द अबव। Which one of the following poems had been written as an allegorical lament on the death of the first wife of John of Gaunt? तो भैया ऐसा है, द बुक ऑफ डचेस, द लेजेंड ऑफ गुड विमेन, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, ये तीनों ही पोएम्स जो हैं वो चौसर के द्वारा लिखी गई हैं। इनमें से जो एलिजी है, जो एलिजी लिखी गई है जॉन ऑफ गॉन्ट की वाइफ ब्लांशे की डेथ पर, BLANCHE, ब्लांशे की डेथ पर, वो है द बुक ऑफ डचेस। 1300 लाइंस की ये पोएम्स है, ये मोर देन ये 1300 लाइंस की ये पोएम है, और ये एक एलिजी है, एलिजी है ऑन द डेथ ऑफ ब्लांशे। ठीक है जी, एलिजी है, चौसर के द्वारा लिखी गई। हु इज द नरेटर ऑफ द पोएम फिलिप स्पैरो? भाई फिलिप स्पैरो जो पोएम है वो जॉन स्केल्टन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर ये लिखी, मैं बताती हूँ आपको। जॉन स्केल्टन जो है, ये जॉन स्केल्टन के द्वारा लिखा हुआ वर्क है फिलिप स्पैरो। ये एक स्पैरो नाम है जिसका नाम था फिलिप, जिसकी मृत्यु के पर ये लिखी हुई पोएम है। एट फर्स्ट पढ़ के इसको लगता है जैसे कि हम एक इनोसेंट सी चाइल्ड के बच्चे की एक उसकी स्पैरो को एक बिल्ली ने मार दिया है, तो उस पे उसकी डेथ पर हम ये पोएम पढ़ रहे हैं। लेटर ऑन वी रियलाइज कि इतनी सीधी ये पोएम है नहीं जितनी दिख रही है। उसमें एक कहीं ना कहीं पर इसमें एक जो है एक सेक्सुअल इन्वेंडोज भी दिए गए हैं। इसमें फिलिप स्पैरो में सेक्सुअल इन्वेंडोज भी दिए गए हैं जॉन स्केल्टन के द्वारा। तो सेक्सुअल इन्वेंडोज का अब इसमें पूछा गया नैरेटर कौन है, तो भाई यार इनमें से नन ऑफ दीज इसका आंसर होना चाहिए। उन्होंने डेम मार्जरी माना है, मगर नन ऑफ दीज है, क्योंकि इसमें जो नैरेटर है वो जेन स्क्रोप है। द नैरेटर इज जेन स्क्रोप, जिसकी जो चिड़िया है स्पैरो, उसको मार दिया जाता है। सेक्सुअल इन्वेंडोज से भरी हुई ये पोएम है, और इसमें जो नैरेटर है वो एक लड़की है जेन स्क्रोप, जो कि याद कर रही है अपनी स्पैरो जिसका नाम था फिलिप। ठीक है जी। और जो स्केल्टन थे, जॉन स्केल्टन, ही यूज्ड टू राइट इन 7 लाइन स्टैंजा, यानी कि राइम रॉयल फॉर्म में लिखा करते थे, मगर इसमें उन्होंने स्केल्टोनिक मीटर में लिखा है। इरेगुलर स्केल्टोनिक वर्ड्स जो होती हैं, इरेगुलर मीट्रिकल वर्ड्स को कहा जाता है स्केल्टोनिक वर्ड्स। Which one of the following works speaks of a government controlled by a self-perpetuating oligarchy? The History of King Richard III and In Praise of Folly, Utopia, none of these। तो ये जो है इसका आंसर है भाई ये जो क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क स्पीक्स ऑफ अ गवर्नमेंट, इसका आंसर है यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब होता है अ प्लेस नोवेयर टू फाउंड, यूटोपोस से लिया गया है, जिसका मतलब है यहाँ पर ये बताया गया यूटोपिया में जो बेसिकली, मैं आपको इसका थोड़ा इसके बारे में, यूटोपिया के बारे में थोड़ा सा बताती भी हूँ। 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा। हाँ जी, तो मैं आपको यूटोपिया के बारे में बताना चाह रही हूँ कि यूटोपिया जो ये वर्क है, ये एक हिस्टोरिकल इवेंट से शुरू होती है। डेलीगेशन जो है ब्रूज में जाता है 1550 में, जिसमें टॉमस मोरे ने पार्ट लिया था।
इसमें जो फर्स्ट बुक है वो इनजस्टिस ऑफ इंग्लैंड के बारे में बताती है. सेकेंड बुक कंट्रास्ट इंग्लैंड विद यूटोपिया डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोटैगनिस्ट राफेल whom मोरे क्लेम्स टू हैव मेट. कि इसमें फर्स्ट बुक में जो इंग्लैंड की इनजस्टिस के बारे में बताया, सेकेंड बुक में कंट्रास्ट करता है यूटोपिया विद इंग्लैंड. यूटोपिया में कंप्लीट फ्रीडम है इंडिविजुअल को सोशल एंड रिलीजियस फेयर्स में. इन द आइलैंड्स ऑफ यूटोपिया इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर कॉल्ड साइफोग्रांटस एंड ट्रेनीबोरस above whom is the prince. की जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको साइफोग्रेंटस और ट्रेनीबोरस कहा जाता था, जिनके ऊपर प्रिंस होते थे. नो प्राइवेसी और प्राइवेट ओनरशिप. गुड्स आर स्टोर्ड इन वेयर हाउसेज. There are no lock and doors. Houses are rotated between citizens every 10 years. The favorite time pass of Utopia were music, conversation and public lectures. तो यूटोपिया सर टॉमस मोरे का जो वर्क है, जो ट्रू रेनेसांस स्पिरिट को दिखाता है, उसी में ये बात जो है वो कही गई है. तो दैट इज यूटोपिया. Come, let me write, and to what end? To ease a burdened heart. How can words erase which are the classes of the daily vexing care? These verse has been in which of the following poems? Astrophel and Stella, Arcadia, 100 Sundry Flowers, none of these. देखिए, कम लेट मी राइट एंड टू व्हाट एंड. टू ईज, कि मुझे लिखने दो, एक बर्डन हार्ट का बोझ उतारने दो. शब्द कैसे ईज कर सकते हैं? विच आर द ग्लासेस ऑफ द डेली vexing care. These words these words have this क्या है? This verse has been in which of the following poem? तो किस पोयम में है ये है आपकी, दैट इज एस्ट्रोफेल एंड स्टेला. सोनेट जो है ये एस्ट्रोफेल एंड सोनेट 34 है. आपको पता ही होगा एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, ये जो वर्क है सर फिलिप सिडनी का ये वर्क है. और ये एस्ट्रोफेल एंड स्टेला में 108 सोनेट्स एंड 11 सॉन्ग्स हैं. तो उसमें ये 34th सोनेट है. That's a 34th sonnet. चलिए आगे बढ़ते हैं. Now the next question is herein may be seen noble chivalry, courtesy. Herein may be seen noble chivalry, courtesy, humanity, friendliness, hardness, love, friendship, cowardice, murder, hate, virtue, and sin. The above observation constitutes the parts of which one of the following works? Thomas Mallory's The Moated Arthur, Marjorie Kempis, The Book of Marjorie Kempe, Rolls the Commandment, more than one of the above या none of the above. तो अगर आप इसमें ये देखें कि ये हेयर इन में बी सीन नोबल शिवेलरी कर्टसी, ये जो लाइंस है ये हैं थॉमस मेलोरी की ले मोटेड आर्थर की, जो कि आर्थरियन रोमांस है. और जो है ये आर्थरियन रोमांस के बारे में बताता हुआ है ये वर्क, दैट इज ले मोटेड आर्थर. The book entitled The Schoolmaster has been written by which one of the following authors? इनमें से किस ऑथर ने लिखा है? स्कूल मास्टर जो है वो लिखा है. That is the Schoolmaster, इलियड, सर टॉमस होबी, एशम या नन ऑफ दीज. तो मैं आपको इसमें बताऊं कि ये जो वर्क है द स्कूल मास्टर लिखा है एशम के द्वारा लिखा गया है, द स्कूल मास्टर. और आपको पता है कि इसी में से जो स्कूल मास्टर में से यूफियस जो वर्ड है जो लिली ने यूज़ किया, यूफियस जो टर्म है वो यूज़ किया गया है, वो एशम के स्कूल मास्टर से ही लिया गया था. ये ना इसमें स्क्रीन में कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पे, तो वो दिख नहीं रहा, रिकॉर्डिंग का नहीं दिख रहा.
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज purchase his pilgrimage containing a history of the world in sea voyage and land travel by Englishmen and others is written by Richard, Samuel Purchas, Sir Walter Raleigh, none of these. His pilgrimage containing a history of the world in sea voyage and land travel by Englishmen and others is written by, ये लिखा गया है सैमुअल पर्चस के द्वारा. दैट इज बाय सैमुअल पर्चस. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब ये वाला जो क्वेश्चन है आप इसको देखिए. एडमंड स्पेंसर्स द फेरी क्वीन bears the influence of which one of the following? Aeneid of Virgil, Orlando Furioso, or या एरिस्टोस ऑर्लैंडो फ्यूरियोसो एंड टैसोस यरूशलेम डिलीवर्ड. तो भाई बात ये है कि जो स्पेंसर ने फेरी क्वीन लिखी है, स्पेंसर ने फेरी क्वीन लिखी. स्पेंसर जो है वो एक एपिक लिखना चाहते थे और बट ही कुड राइट ओनली 6 बुक्स. और उनका स्पेंसर जो है वो रेनेसांस जो और उनके अंदर रेनेसांस स्पिरिट थी. तो वो इटालियन जो राइटर्स थे एरिस्टो और टैसो से प्रभावित थे. तो उन्होंने उनके वर्क्स जो उनके एपिक्स थे, उनकी पोएम्स थी, उससे प्रभावित होकर फेरी क्वीन लिखी है. उसमें एरिस्टो का ऑर्लैंडो फ्यूरियोसो है और टेसो का यरूशलेम डिलीवर्ड है. अब इसमें ये ऑप्शन दे रखा है कि दोनों में से कि भाई ये जो है सी होना चाहिए, मगर उन्होंने जो है माना है मोर देन जो है वो कहा है कि मोर देन वन ऑफ द अबव. तो भाई बात ये है कि इसका आंसर जो है वो सी होना चाहिए कि एरिस्टोस ऑर्लैंडो फ्यूरियोसो एंड टेसोस यरूशलेम डिलीवर्ड. तो भाई मोर देन वन ऑफ द अबव का जो ऑप्शन है मैं इसको सी जो है वो ऑप्शन देती हूँ. कम लिव विद मी एंड बी माई लव इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स द ऑब्जर्वेशन अपीयर्स? Hero and Leander, Venus and Adonis, the passionate shepherd to his love, none of these. ये जो लाइन है ये पोयम कंपोज करी है क्रिस्टोफर मार्लो ने. क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा ये पोयम कंपोज की गई है और इस पोयम को जो है ये पोयम 6 स्टैंजास की पेस्टोरल पोयम है और इसकी पहली लाइन यही है, कम लिव विद मी एंड बी माई लव. So that is the passionate shepherd to his love. Which one of the following is an alternative title to Prosopoeia? Mother Hubbard's Tale, Colin Cloud Come Home Again, The Fairy Queen, none of these. आप देख रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये पीजीटी के क्वेश्चंस हैं और सारे ब्रिटिश लिटरेचर से लिए हुए क्वेश्चन है. अभी तक तो जो चल रहे हैं वो सारे एलिजाबेथन एज और वहाँ से एंग्लो सेक्सन एज से चलते हुए आ रहे हैं. इन्होंने ब्रिटिश हिस्ट्री में से ही लिए हैं. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्टरनेटिव टाइटल टू प्रोसोपिया? ये एडमंड स्पेंसर का वर्क है मदर हुबर्ड्स टेल. ये एक सेटायर है और इसी का अल्टरनेटिव टाइटल है प्रोसोपिया. प्रोसोपिया का एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट चीज को पर्सोनिफाई किया जाता है. एब्स्ट्रैक्ट चीज को पर्सोनिफाई किया जाता है. ऑफ द 154 sonnets written by William Shakespeare, the first 126 are addressed to which one of the following classes? आपको पता है शेक्सपियर ने 154 sonnets लिखे हैं जिसमें से 126 sonnets जो है वो उन्होंने एक फेयर यूथ यानी कि मिस्टर WH, विलियम हर्बर्ट या जो है हेनरी रोजले को जो समर्पित करके लिखे हैं. बाकी के जो सॉनेट्स हैं वो डार्क लेडी को हैं और जो लास्ट के 2 सॉनेट्स हैं वो क्यूपिड को समर्पित है. तो फेयर यूथ जो हैं जो जिसमें सारे सॉनेट्स में उन्होंने फेयर यूथ से रिक्वेस्ट करी है 17 सॉनेट्स तक की गेट मैरिड. तो ये फेयर यूथ मिस्टर WH हैं जो दोनों में से कोई भी उनके पैटर्न में से कोई भी हो सकते हैं. In which theater was the Spanish tragedy or the Hieronymo is Mad Again presented for the first time? अब आपको पता होगा कि जो ये स्पेनिश ट्रेजेडी और हियरनिमो इज मैड अगेन ये किड की रिवेंज ट्रेजेडी है और इससे ही प्रभावित होकर शेक्सपियर ने हैमलेट लिखा था. तो ये जो ट्रेजेडी है इसको सबसे पहली बार जो प्रेजेंट किया गया था वो रोज थिएटर में किया गया था. ये किड का वर्क है, रोज थिएटर में इसको प्रेजेंट किया गया था. And ride in triumph through Persepolis
Is it not brave to be a king? These observation appear in which one of the following dramas? इनमें से किस ड्रामा में ये जो है वर्क देखने को मिलता है? एंड दैट इज, आप देख रहे होंगे ये सारे जो वर्क है, ये सारे वर्क जो है वो मार्लो के वर्क हैं। और ये मार्लो का जो बहुत ही सक्सेसफुल ट्रेजेडी है टम्बरलेन द ग्रेट, तैमूर टम्बरलेन की ये लाइन है। एंड राइड इन ट्रायम्फ थ्रू Persepolis, is it not brave to be a king? These observations appear in which of the following? That is Tamburlaine, जो कि मार्लो की एक बहुत ही ग्रेट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज। मार्लो एक वो ड्रामेटिस्ट थे जिन्होंने अपने 5 साल के करियर में सिर्फ और सिर्फ ट्रेजेडीज लिखी, उन्होंने कॉमेडी नहीं लिखी। Sir John Falstaff is a character in which one of the following plays? The Tragedy of King Richard, Henry IV, Macbeth, none of these. सर जॉन फॉलस्टॉफ जो है वो एक कैरिकेचर हैं, और सर जॉन फॉलस्टॉफ को शेक्सपियर के हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड एंड मेरी वाइफ्स ऑफ विंसर इन प्लेज में उनको दिखाया गया है। इनमें से वो हेनरी फोर्थ में आए हैं। In which one of the following dramas Julia disguised herself as a man in order to follow Proteus from Verona to Milan? The Two Gentlemen of Verona, The Taming of the Shrew, The Comedy of Errors, none of these. तो आप ये बताइए, जूलिया जो है वो अपने प्रोटियस को फॉलो करते हुए वेरोना से मिलान जो आती है वो किस में है? द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, जो कि शेक्सपियर की अर्ली कॉमेडी है। द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। In regard to whom John Dryden made the following observation: who first made writing easily an art, and who first showed us to conclude the sense most commonly in distiche? ये जो डिस्टिच होती हैं इन्हें कपलेट्स को कहा जाता है, डिस्टिच, ठीक है, एक कपलेट को कहा जाता है। और जॉन ड्राइडन ने ये जो कमेंट करा है ये एडमंड वॉलर के लिए कहा है। डिस्टिच मैं आपको बता देती हूँ, अ कपलेट, कपलेट को कहा जाता है, एंड दैट इज, ये किसके लिए कहा है? एडमंड वॉलर के लिए कहा है। King Arbaces appear in which one of the following dramas? A King and No King, Philaster, Two Noble Kinsmen, none of these. तो भाई इसके बाद ये है कि किंग एब्रेसिस जो है वो आते हैं, ये ब्यूमॉन्ट एंड फ्लेचर के वर्क्स हैं, और ये आते हैं किंग एंड नो किंग में। ब्यूमॉन्ट एंड फ्लेचर का वर्क है, एंड दैट ही अपीयर्स इन अ किंग एंड नो किंग, और ये वर्क है किसका? ब्यूमॉन्ट एंड फ्लेचर का। ठीक है जी। Sir Giles Overreach is a character in which one of the following dramas? Mesa for Mesa, The City Madam, A New Way to Pay Old Debts, or more than one of the above, none of these. तो इसका है सर गाइल्स ओवररीच, जो कैरेक्टर हैं वो है अ न्यू वे टू पे ओल्ड डेट्स, और ये है फिलिप मैसेंजर का। ये जो वर्क है वो किसका है? दैट इज फिलिप मैसेंजर, उनका वर्क है ये। deeds and language such as deeds and language such as men do use, and persons such as comedy would choose, when she would show an image of the times and sports with human follies, not with crime. ये जो above observation है ये किस में देखने को मिलता है? वोल्पोनी, बार्थलोफेयर, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। ये जो आपका है कि deeds and language such as men do use, and persons such as comedy would choose, and she would show an image of the times and sport with human follies, not with crimes। ये जो पूरी लाइन है इसका है कि कॉमेडी में इस तरीके की डीड्स और लैंग्वेज यूज़ की जाती है जो कॉमेडी में जो आम लोग बोलते हैं। व्हेन शी वुड शो, एंड कॉमेडी जो है अपनी इमेज, अपने समय की इमेज को बताती है, एंड स्पोर्ट विद, और वो लोगों की मूर्खता का मजाक उड़ाती है, उनके क्राइम्स का नहीं। और ये एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। और कौन है? बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने कहा है, और ही इज द फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। द कैरेक्टर ऑफ बीट्रिस जोआना इज अ पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द
फॉलोइंग ड्रामा, द चेंजलिंग, विमेन बिवेयर विमेन, द रिवेंजर्स, ऐसा कर रखा है इन्होंने, सभी एक ही व्यक्ति के वर्क्स ले रखे हैं। और ये है मिडल्टन का, टॉमस मिडल्टन, द चेंजलिंग, द चेंजलिंग बाय मिडल्टन। Hesperides or the work, both human and divine, who among the following would best fill in the blank? ये वर्क किसका है? हेस्पेराइड्स जो वर्क है ये मेटाफिजिकल पोएट्स हैं, इनमें से किसका वर्क है? तो ये वर्क है रॉबर्ट हेरिक का। इट इज़ अ वर्क बाय रॉबर्ट हेरिक, रॉबर्ट हेरिक का वर्क है। 1648 में ये पब्लिश हुआ था, रॉबर्ट हेरिक का है। और इसमें कार्पे डिम फिलॉसफी को अपनाया गया है, कार्पे डिम फिलॉसफी है। और इसमें 1200 पोएम्स है, देयर आर 1200 लिरिक पोएम्स, 1200 पोएम 1648 में आया था। कार्पे डिम फिलॉसफी है, कार्पे डिम का मतलब होता है सीज द डे, वो फिलॉसफी है। और इसमें जो है रॉबर्ट हेरिक का ये वर्क है, 1200 पोएम्स है। Geometry is the only science that it hath pleased the God hitherto bestow on mankind. These observations appears in which one of the following works? Religio Medici, Leviathan, Republic, none of these. तो ये जो वर्क है ये वर्क लेवियाथन है, हॉब्स का, टॉमस हॉब्स का। ज्योमेट्री इज द ओनली साइंस, ये जो है लेवियाथन है, टॉमस हॉब्स का वर्क है, लेवियाथन, Thomas Hobbes का। That is, geometry is the only science that it hath pleased the God hitherto to bestow on mankind. Books are not absolutely dead things, but do contain a potential of life in them to be as active as that should was progeny they are. बुक्स, ये मिल्टन का वर्क है जिसका नाम है एरियोपेजिटिका। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि बुक्स जो है ना वो कोई मृत चीज़ें नहीं हैं, और इसीलिए उनको उनके अंदर भी लाइफ होती है, तो इसलिए उनको जलाना नहीं चाहिए। एरियोपेजिटिका मिल्टन ने लिखी थी फ्रीडम ऑफ प्रेस पे। I would love you 10 years before the flood, and you should, if you please, refuse till the conversion of the Jews. In the above observation, flood and Jews are precisely which one of the following? पहली बात मैं ये बताऊँ, ये जो लाइन है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस की लाइन है, इसमें वो अपनी कार्पेडिम फिलॉसफी को अपनाया गया है। और टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, जिसमें वो कहता है कि मैं अगर समय बहुत होता मैं तुम्हें बहुत प्यार जो है, तो तुम यू कैन सेव योर वर्जिनिटी। I would love you 10 years before the flood, and you should, if you please, refuse till the conversion, कि मैं तुम्हें फ्लड की यानी कि दुनिया बनने के पहले से तुम्हें प्रेम करता, और तुम मुझे तब तक मना करती रहती जब तक जो है वो ज्यूज कन्वर्ट नहीं हो जाते। तो कहने का मतलब ये है कि सीज द डे, कार्पेडिम फिलॉसफी को इसमें बताया गया है। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये है कि इसमें फ्लड एंड ज्यूज का क्या मतलब है। तो इसमें जो है एक्चुअली ये मेटाफिजिकल पोएट्स की बात की गई है, तो अलग अलग जगह इसके अलग अलग जो है एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं। लेकिन इसमें फ्लड एंड ज्यूज से विट एंड मैग्निलोक्वेंस का जो है एग्जाम्पल है ये, कि इसमें उन्होंने अपने बुद्धि चातुर्य को और बोलने की कला को जो है वो दिखाया है। और ये एंड्रू मार्वेल की है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, और ये इसमें जो है उन्होंने कार्पेडिम फिलॉसफी को बताया है। A full and true account of the battle fought and last Friday between the ancient and the modern books in St. James Library. तो ये लाइन कहाँ से ली गई हैं? ये लाइंस हैं बैटल ऑफ द बुक्स, जो कि एक सेटायर है बाय जोनाथन स्विफ्ट। बैटल ऑफ द बुक्स, और ये एक सेटायर है बाय स्विफ्ट। देखिए किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। यही वो पेपर है जिसे सॉल्व करके जो मेरी स्टूडेंट है विजय लक्ष्मी, वो बीपीएससी में सेकंड रैंक होल्डर है। ठीक है, ये सारी चीजें उसने मुझसे DSSB के बैच में पढ़ी थी। Who among the following is an object of attack in epistle to Dr. Arbuthnot?
तो मैं आपको इसमें बताती हूँ कि ये जो वर्क है ये अलेक्जेंडर पोप का वर्क है, और इसमें एटिकस एटिकस को जो है वो अटैक, इसमें एटिकस के रूप में है कौन, ये है आपके, दैट इज जोसेफ एडिसन। जोसेफ एडिसन जो है वो एटिकस के रूप में दिखाए हैं, जोसेफ एडिसन। और आपको मैं इसमें ये बताऊं कि ये जोसेफ एडिसन, पोप एडिसन को एक कावर्ड कहते हैं। पोप कॉल्स एडिसन ए कावर्ड, व्हाई? बिकॉज एडिसन अटैक्स मैनी राइटर्स, वो बहुत सारे राइटर्स पे अटैक करते हैं, बट फियर्स बीइंग अटैक्ड, मगर उनको डर लगता है कोई कोई उन पे ना अटैक करे। तो जो एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बुथनॉट है ये पोप का वर्क है। इसमें एटिकस के रूप में उन्होंने जोसेफ एडिसन को दिखाया है, जिस पर उन्होंने अटैक जो है वो किया है। In which one of the following works does the character of Sir Andrew Freeport appear? The Beggar's Opera, The Dunciad, The Spectator, none of these. तो ये जो है ये वर्क है द स्पेक्टेटर, दैट इज द स्पेक्टेटर। The fable is always made for the moral, not the moral for the fable. These observation appear in which one of the following work? इनमें से किसी वर्क की नहीं है, सब फेबल होते हैं, मगर इनमें से ये किसी का भी जो है वो ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज, दैट इज नन ऑफ दीज। Who among the following is an employer of Pamela in Samuel Richardson's Pamela? आपको ये पता ही होगा कि सैमुअल रिचर्डसन की जो ये पैमेला एक नॉवल है, और इसमें ये एक सेंटिमेंटल कॉमेडी है। और इसमें बेसिकली ये सेंटिमेंटल कॉमेडीज जो लिखी जाती थी या मिडिल क्लास जनता को अट्रैक्ट करने के लिए होती थी। और इसमें जो ये सैमुअल रिचर्डसन की पैमेला है, इसमें जो ये इसके एम्प्लॉयर हैं वो मिस्टर बी हैं, हु इज अ लिबर्टीन एम्प्लॉयर, एंड he wants to take liberty of Pamela. He wants to take liberty from Pamela. His fall was destined to barren a strand, a pretty fortress, and a dubious hand. He left the name at which the world grew pale to point a moral or adorn a tale. In the following above verse, the word fall suggests which one of the following person. पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्क है जिसमें से ये लाइन ली गई है, इस वर्क का नाम है द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस। द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस। और ये जो वर्क है ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का वर्क है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। और ये जो वर्क है इसमें फॉल जो कहा गया है वो चार्ल्स ट्वेल्थ के लिए कहा गया है। चार्ल्स ट्वेल्थ कहाँ के थे? ही वॉज द किंग ऑफ स्वीडन। और ये थे चार्ल्स, ये किंग राजा थे 1697 टू 1718। और ये एक बहुत ही पावरफुल राजा थे। ड्यूरिंग हिज रेन स्वीडन वॉज इन्वॉल्व इन द ग्रेट नदर्न वॉर विद पीटर द ग्रेट ऑफ रशिया, कि इन्हीं के राज्य में इनकी जो युद्ध में इन्वॉल्व थे विद पीटर ऑफ रशिया, रशिया के पीटर के साथ इनकी लड़ाई चल रही थी। एंड ही लॉस्ट द बैटल, इनकी जो बैटल है वो हार गए और इनको जो है वो एग्जाइल में जाना पड़ा। तो ये लाइन जो कही गई हैं ये लाइंस ली गई हैं द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का वर्क है। और ये जो है इसमें चार्ल्स ट्वेल्थ ऑफ स्वीडन के लिए ये कहा गया है। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। Who among the following is the author of a philosophical inquiry into the origin of our ideas of the sublime and beautiful? John Locke, David Hume, Edmund Burke, none of these. ये कहा है एडमंड बर्क ने, दैट इज एडमंड बर्क। और आज का लास्ट क्वेश्चन, William Blake's A Poison Tree suggests which one of the following aspects of the underlying idea? विलियम ब्लेक की जो ये पॉइजन ट्री है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से ली गई है। पहले इस पोयम का नाम क्रिश्चियन फॉरबियरेंस था। और इसमें एक कहानी दिखाई कि कैसे एक व्यक्ति जो है वो नफरत पालता है, और जो ट्री है उससे जो फल निकलता है वो नफरत का फल होता है, पॉइजन ट्री होता है। और उसको जिस व्यक्ति से वो नफरत पालता है वो जब फल खा के मर जाता है। तो इसमें जो पॉइजन ट्री के माध्यम से दिखाया है फॉरबिडन ट्री जिसका फल नहीं खाना था, और एक बिल्कुल एक इमोशन कि व्हेन यू डोंट लेट योर इमोशन आउट,
तो वो किस तरीके से जहर में परिवर्तित हो जाता है, दैट हैज़ बीन शोन। तो बोथ द फॉरबिडन ट्री ऑफ नॉलेज एंड रिप्रेस्ड इमोशन जो है वो दिखाया गया है। द आंसर इज ए। तो ये था आज का सेशन, और धन्यवाद पेशेंटली सुनने के लिए यदि आपने सुना हो। तो ये था हमारा बीपीएससी का आज का पहला सेशन। ये तो अभी मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स करवाने शुरू करे हैं, एज यू कैन सी दैट कि किस तरीके के क्वेश्चंस ये पीजीटी के हैं, अभी टीजीटी के सभी तरीके करवाऊंगी। और तैयारी अच्छे रखिए, तभी आप लोग जो है इसमें अच्छे से कर पाएंगे। और हमारा DSSB का बैच चल रहा है, और भाई ये पे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने के लिए भी DSSB का बैच हेल्पफुल तो हो सकता है। लेकिन मैं TRE 1 के लिए बैचेस मेरा नहीं चल रहे हैं, TRE 1 कह रही हूँ, TRE 3 के लिए मेरा जो बैच चल रहा है बीपीएससी का वो TRE 4 के लिए, क्योंकि 1 महीने में मैं नहीं करवा सकती। तो मैंने सोचा 1 महीने यहीं पर ही आपकी प्रैक्टिस करवा दूं। खैर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय एंड स्टडी हार्ड।